नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और वक्त हो गया है अटेंशन का। आज बात उस मुद्दे पर है जो सीधे देश के संविधान, समाज और हमारी धार्मिक पहचान से जुड़ा है। मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूसीसी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक आयोजित हुई। दिल्ली से आई विशेष समिति ने समाज के हर तबके, हर राजनीतिक दल और धर्मगुरु को एक मेज पर बिठाया, उनके सुझाव सुने और उनकी आपत्तियां भी दर्ज की। लेकिन इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश की सियासत और सामाजिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है। इस बैठक में जहां एक देश एक कानून की पुरजोर वकालत की गई है, वहीं इसके विरोध में भी तीखे सुर सुनाई दिए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का तर्क सीधा था कि जब देश का संविधान एक है, झंडा एक है, व्यवस्था एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए। और उन्होंने याद दिलाया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यही चाहते थे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी इसी बैठक में सामने आया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे पूरी कवायद पर सवाल खड़े किए। मसूद ने सीधे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा कि जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पहले से मिला हुआ है तो यूसीसी की जरूरत क्या है। सियासी बयानों के इतर नायब काजी अली कदर ने बैठक में दो टूक कहा कि मुस्लिम समाज देश के क्रिमिनल और सिविल कानूनों को पूरी तरह मानता है, लेकिन निकाह, तलाक, विरासत और पारिवारिक मामलों से जुड़े पर्सनल लॉ उनकी धार्मिक पहचान और आस्था का हिस्सा हैं, जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने इसे संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन बताया। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर बहस अब और तेज हो गई है। यूसीसी को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने भोपाल में विभिन्न वर्गों और संगठनों से सुझाव मांगे, लेकिन इस बैठक में सबसे मुखर विरोध मुस्लिम समाज की ओर से देखने को मिला। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि उनके धार्मिक और पारिवारिक कानूनों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। उनका तर्क है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ उनकी आस्था और धार्मिक पहचान का हिस्सा है, इसलिए उसमें बदलाव की कोशिश नए विवादों को जन्म दे सकती है। जो हमको आज़ादी दी गई है पर्सनल लॉ के अंदर, उस आज़ादी को बरकरार रखा जाए। और यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। यहाँ पर साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, हर अपने तरह रहे हैं। तो इसी में ये हमारा जानना चाहिए कि एक हमारा हिंदुस्तान जो है कि ऐसा गुलदस्ता है, ऐसा बाग है, इसके मुकम्मल के फूल खिले हुए हैं। अब आप कहें कि तमाम फूलों को ख़त्म करके एक फूल लगा दिए जाए तो हमारा ये बाग नहीं रहेगा, बल्कि ये कुछ और बन जाएगा। तो पर्सनल में जिस तरह से यहाँ पर लोग अपना अमल कर रहे हैं, कर दिया जाए। बैठक के दौरान मुस्लिम पक्षकारों ने समिति के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई, तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी यूसीसी की आवश्यकता पर सवाल उठाए। मसूद ने यह भी पूछा कि यदि आदिवासी समुदायों को उनकी परंपराओं के आधार पर अलग रखा जा रहा है, तो फिर समान नागरिक संहिता का सिद्धांत पूरी तरह समान कैसे माना जा सकता है। तो चाहते ही हैं कि संविधान के दायरे में सब कुछ रहे, और जब आर्टिकल 25 और 26 दिया हुआ है तो फिर अमेंडमेंट की जरूरत क्या है। और फिर जब आप ट्राइबल को अलग करते हो तो यूसीसी कहाँ बचता है, उसका जवाब आप देते नहीं। मैंने अभी समिति से भी मांगा है, इनके पोर्टल पे भी दिया है। इस विरोध के बीच बीजेपी इसे समान अधिकार और समान कानून की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब देश का संविधान, शासन व्यवस्था और राष्ट्रीय पहचान एक है, तो कानून भी सभी नागरिकों के लिए एक समान होना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि जब ये मुल्क एक है, ये देश का संविधान एक का है, देश का झंडा एक है, तो ये देश में एक कानून लागू होना चाहिए जो सब पर लागू हो। नमाज पर किसी को आपत्ति नहीं, पूजा पर किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन आखिर कोई भी बात होगी, सामान्य कानून एक जैसा सब व्यक्तियों पर लागू होगा। एक शादी हम करेंगे तो एक शादी दूसरा भी करे। दिलचस्प बात ये रही कि सुझाव देने के लिए बुलाई गई बैठक में कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, जबकि बीजेपी और अन्य संगठनों ने अपने सुझाव समिति को सौंपे। फिलहाल इस बैठक ने साफ कर दिया है कि यूसीसी आने के बाद भी ये विवाद थमने वाला नहीं है, क्योंकि एक पक्ष इसे समानता और न्याय का माध्यम मान रहा है,
तो दूसरा पक्ष इसे धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप के रूप में देख रहा है। कुल मिलाकर यूसीसी का मुद्दा केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय भी बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और यूसीसी का मुद्दा, आखिर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति क्या है? क्योंकि अभी आपने शहर काजी को भी सुना, वो कह रहे साहब हमारी धार्मिक पहचान से जुड़ा मामला है। तो धार्मिक पहचान किसी कानून से तो होती नहीं, वो तो शायद ये होगी कि आप मंदिर जाते होंगे, कोई मस्जिद जाता होगा, कोई चर्च जाता होगा, कोई दाढ़ी रखता होगा, कोई टोपी लगाता होगा, कोई जनेऊ रखता होगा, कोई टीका लगाता होगा, कोई कलावा बांधता होगा। कानून के हिसाब से तो हो नहीं सकता है कि उससे किसी की धार्मिक पहचान खतरे में जाए। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि इस मामले को प्रस्तुत करने में पक्षकारों की ओर से परेशानी हो रही है। और वो परेशानी ये है कि जब कोई ये कहे कि संविधान का अनुच्छेद 25, 26 क्या कहता है, 29 क्या कहता है, इस तरह की बातें जब की जाती हैं, इसका अभिप्राय सीधे सीधे ये होता है कि आपको अपने धर्म के बारे में स्वीकार करने, आचरण करने का, प्रचार करने का ये अधिकार है। इसका अभिप्राय ये नहीं हो सकता कि जो भारत के कानून हैं उन कानूनों का मर्दन करके भी आप अपने उन उसूलों को, सिद्धांतों को, जो आपके धर्म के इंटरनल मामला है, उसको आप कानून के दायरे में आने से रोकोगे। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से उचित है। मसलन आपको जो है नमाज पढ़ने के तौर तरीकों पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। बिल्कुल। किसी के मंदिर में पूजा पाठ करने के मामलों में तो कोई समानता की कानून की बात नहीं हो रही। ये नहीं कहा जा रहा कि ये मंत्र बना रहे हैं, ये अजान बना रहे हैं, या ये जो है आपकी बाकी चीजें बना रहे हैं, ये पढ़िए आप। नहीं, वो तो आपको अपने धर्म का काम करना है, स्वतंत्र रूप से करना है। आपको विवाह कैसे करना है, जमीन जायदाद का रखरखाव कैसे करना है, इन सारी चीजों को लेकर के जो भेदभाव हैं, इन भेदभावों को मिटाने के लिए यूसीसी का मामला आया। अब आप बार बार एक तर्क देते हैं, मैं कभी इससे सहमत नहीं होता। मनोज जी, आप भी इसको समझिए कि वो कह रहे हैं हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। क्यों है गुलदस्ता? क्यों है गुलदस्ता भाई? हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक है। उसको अलग अलग गुलदस्ते के फूल थोड़ी बनाया कि साहब नहीं, अगर मान भी लिया जाए कि ये गुलदस्ता है, तो अगर कोई उसमें कैक्टस लगाकर दे देगा तो उसको निकालना तो पड़ेगा ही ना। मनोज जी, मेरी पूरी बात के बाद यदि ये मान लिया आ जाए तो बताओ। देखिए जी, तब आप कैसे कह सकते हो कि भारत जो है विविधताओं में, अनेकताओं में है। कि अनेकता भारत है, भारत में अनेकता है ही, हो ही नहीं सकती। क्या ये मुसलमान, सिख, ईसाई ये पाकिस्तान में नहीं है क्या? देश में नहीं है क्या? उन्होंने कब कहा कि हमारा देश गुलदस्ता है, हमारा देश विभिन्न परंपराओं को मानने वाला देश? कोई नहीं कहता। हमारे यहाँ ये नैरेटिव गया कि भारत जो है विभिन्न प्रकार के लोगों का एक समूह है। क्यों है समूह? सब भारत के नागरिक हैं। उनको धार्मिक रूप से मान्यता अलग है, धर्म के अनुसार वो अपना आचरण अलग करते हैं। इसका मतलब भारत गुलदस्ता नहीं है। ये सब अवधारणाएं गलत सेट की गई। मैं इसको इस रूप में कह रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब 1956 में संविधान के संशोधन होकर के हिंदू कोड बिल आया, हिंदू सक्सेशनल बिल आया, तब आपने हिंदुओं के लिए सर्टिफाई एक स्पेशल रास्ता क्यों तय किया? इसका मतलब ये हो गया कि आपने हमें अलग करने की कोशिश। जब हमारी मान्यता ये है कि जन्म जन्मांतर तक 7 जन्मों के बंधन होते हैं पति और पत्नी के बीच में, लेकिन इस्लाम में चूंकि विवाह बंधन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने का अधिकार है उनको। आप उसके ब्रेक करने के अधिकार को आपने हिंदू समाज पर क्यों लागू किया कि साहब आप भी अपना तलाक ले सकते हो, ब्रेक कर सकते हो? आप परंपराओं को देखिए, इतिहास को देखिए कि यदि युद्ध में कोई तत्काल जो है, युद्ध में कोई तत्काल शहीद हो गया, उसकी जीवन पर्यंत विधवा रहती थी। तब राजा राम मोहन राय ने कहा नहीं भाई, इनके विवाह की योजना बनाओ। वो जो मान्यताएं हिंदू समाज की है उनको आपने 1 मिनट में बदल कर रख दिया। तो यहाँ तो पर्सनल लॉ नहीं आया काम। पर्सनल लॉ आप अपने धर्म में रखिए,
उसमें किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं में समाज के अनुरूप कानून जो बने हुए उनको आपको मानना चाहिए, निश्चित तौर पर मानना चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी, जो शर्मा जी ने कहा मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ, और जो अभी मौलवी साहब ने भी कहा कि विविधताओं का देश है, तो उस विविधता को हम मानते हैं ना, कि मान लीजिए हम अगर जाते हैं वैष्णो देवी गए हम, तो हम अपनी उस पूजा पद्धति का पालन करते हैं। अगर दक्षिण भारत में जाते हैं, अगर तिरुपति जाते हैं, अगर जिसको मुंडन कराना मुंडन करा लेता है। कई सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ आप देव प्रतिमा का स्पर्श कर सकते हैं। कई जगह आपको गर्भगृह में जाना है तो धोती पहनना पड़ेगी। आपने महाकाल मंदिर का अगर हम उदाहरण दें, ऐसे मुस्लिम वो यहाँ हिंदुस्तान के किसी दरगाह या मस्जिद में जाते हैं तो वो तो ना धोती पहनते हैं ना मुंडन कराते हैं। लेकिन अगर वो काबा जाते हैं, अगर वो हज पे जाते हैं, तो वो शैतान को पत्थर मारने की रस्म भी वहाँ अदा करते हैं, यहाँ अदा नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो फिर समय देश काल के हिसाब से बदल जाती है। तो फिर कानून में क्या दिक्कत है कि भाई ये हिंदुस्तान में दक्षिण भारत की परंपरा अलग है, उत्तर भारत की अलग है। जो उत्तर भारत का आदमी दक्षिण भारत जाता है वो वहाँ की परंपरा को मानता है, जो दक्षिण का उत्तर जाता है वो वहाँ की पूजा पद्धति के हिसाब से। भाई अब बद्रीनाथ केदार में थोड़ी है कि आपको मुंडन कराना है। लेकिन मनोज जी, यूसीसी में तो ऐसा कुछ है भी नहीं है कि आप नमाज अगर ये तर्क है तो ये हाँ, मतलब तर्क है, लेकिन उसमें तो कहीं है ही नहीं कि आप धार्मिक हाँ, किस तरह से नमाज पढ़ रहे हैं। आप घर में पढ़ रहे हैं या मस्जिद में पढ़ रहे हैं, उल्टे होकर पढ़ रहे हैं, सीधे होकर पढ़ रहे हैं, किसी को कोई बाध्यता नहीं है। सड़क तमाम जगह हमने देखी, कहीं भी पढ़ सकते हो ना आप। उसमें तो कहीं यूसीसी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। कुछ सामाजिक बुराई है, उनको दूर करने की कोशिश की हो रही है उसके माध्यम से, तो इसमें क्या गलत है? यदि आप लड़कियों को उनका हक मिल रहा है, आप एक तरफ कहते हो कि सब कंधे से कंधा मिलाकर चलें। जो शर्मा जी ने ही बताया कि हिंदुओं में भी बहुत सारी बुराइयां थी, सती प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, कानून से उनका रोक लगाई गई। आप देखिए क्या पहले हिंदुओं में 1955 से पहले क्या राजाओं में कई लोग एक से अधिक शादियां करते थे, लेकिन कानून के दायरे में आप लेकर आ गए। पहले भी एक विवाह का प्रावधान था, लेकिन 4 भी कर सकते थे। बहुरानियां भी रखने की प्रथा थी ना, अलग अलग कस्बों में, लेकिन आपने एक कर दिया, माना। तो यदि मुस्लिम समुदाय में कोई बुराई है, किसी का हक छीना जा रहा है, तो उसको ठीक करने में क्या इसमें सरिया का कानून लागू करने की आप बात करते हैं, तो सरिया में भी बुराइयां हो सकती हैं जैसे बाकी चीजों में बुराइयां। सीधी बात है, अगर सुमन को एक पति है तो सलमा का पति 4 क्यों रखे? उसको अपने बाप की संपत्ति में अधिकार क्यों ना मिले? क्योंकि जो शर्मा जी कह रहे हैं, आपकी यहाँ शादी, हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन है, आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो शादियां टूटती हैं। जैसे आपने कोई जमीन का सौदा किया तो टूट जाती है, तो हाँ? आप उस तरह का वो करोगे तो कानूनी बंधन वहां भी मानना पड़ेगा ना। संपत्ति मान लीजिए आप, तो संपत्ति पे नहीं है क्या कि आप एक जमीन को कई लोगों को बेच सकते हैं? क्या नहीं बेच सकते ना, तो प्रावधान है ना भाई। बिल्कुल। तो यदि किसी को समान अधिकार मिल रहा है, किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्यों नहीं रोका जाना चाहिए? इसमें आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप ये लागू नहीं कर सकते हैं साहब, हम लागू नहीं होने देंगे। आप देखिए, आप एक सुझाव देने जा रहे हैं कमेटी के सामने, और आपकी भाषा क्या है? आप लोकतंत्र में रह रहे हैं या तानाशाही कर रहे हैं? आपको सुझाव देना चाहिए कि साहब ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत है और हम इसको नहीं मानना चाहते हैं, तो आप इन पर जबरन हम पे ना थोपे। एक भाषा होती है, एक भाषा क्या हो रही है आपके नेताओं की, आपके धर्मगुरुओं की, कि हम इसको लागू नहीं देंगे, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तो ये क्या आप चेतावनी दे रहे हैं लोकतंत्र में? क्या आप सरिया का कानून लागू करना चाहते हो? धमकी है सीधी सीधी। हाँ, कि मतलब क्या कहना चाहते हो? दूसरी तरफ यदि आरिफ मसूद गए हैं तो क्या वो मुस्लिम नेता के नाते गए हैं या कांग्रेस पार्टी के नाते गए? कांग्रेस ने तो बायकॉट कर रखा था। बाकी राजनीतिक दल तो गए नहीं। और यूसीसी में कांग्रेस खुद कह रही ना, संविधान में प्रावधान है, कौन लेकर आया है? जब लागू कर देते हैं आप तो कहने लगे साहब हमने क्या 370 हटाने का किसने कहा था? बोले हाँ, संविधान में प्रावधान था। यदि आपसे कहा राम मंदिर का, तो बोले ताला हमने खोला था। अरे अच्छा गप कर जाते हो आप। आप जब कह रहे हो कि यूसीसी संविधान में ही प्रावधान है, तो उसी के तहत हो रहा है ना भाई। यदि आदिवासियों को उसकी छूट दी जा रही है तो उसी संविधान में प्रावधान है ना, 21 से 25 के तहत, कि भाई उनको अभी छूट दी जाए समय के लिए। बिल्कुल। तो आप देखिए कि जब आप उसका विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई आप, या चुप्पी साधे हुए हैं? क्योंकि राजनीतिक नफा नुकसान यहाँ देखा जा रहा है। कहीं कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि बीजेपी इस यूसीसी लागू करके कहीं पूरा राजनीतिक फायदा न ले जाए, तो एक तरह से उसको ये भी डर सता रहा है कि यदि हम खुलकर विरोध करेंगे तो कहीं एक बड़ा वोट बैंक हमसे नाराज ना हो जाए। जबकि यदि किसी के साथ समान अधिकारों की बात हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी पर पड़ेगा तो महिलाओं पर पड़ेगा, खासकर मुस्लिम समुदाय की। आप देखिए संपत्ति में उनको हक नहीं मिलता भाई। ये हल्ला हमने देखा 3 तलाक को लेकर ही मचा था। लेकिन शर्मा जी, एक और चीज़ है ना, 2 चीज़ें निकल कर आती हैं। एक कि भैया हमारे शरीयत का कानून चाहिए, क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25 ये कहता है, भैया या तो संविधान की मान लो या तो शरीयत की सुन लो।
और दूसरा वो कह रहे हैं कि साहब हम तो जो है क्रिमिनल और सिविल मामलों में मान रहे हैं देश के कानून की, लेकिन इसमें नहीं मानेंगे। तो फिर उसमें भी आप बोल दो ना कि जैसा उसमें शरीयत के हिसाब से कि जो इस्लामिक देशों में है कि भैया चोरी की हाथ काट दो, बुरी नजर से देखा आंखें फोड़ दो, हत्या की तो गोली मार दो, हत्या कर दी तो सर कलम कर दो, फिर वो कानून भी अपना लो, फिर आधा आधा क्यों अपनाना। देखिए मनोज जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये कानून है अनुच्छेद 25 और ये सब, ये आपके जो इंटरनल मामले हैं, इंटरनल मामलों की बात नहीं करता, वो आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। आप धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में उसे आप यूज करिए। क्यों? आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने धर्म के बारे में कह सकते हैं, किताबें छाप सकते हैं, आपको पूजा पद्धति करने से कोई रोक नहीं सकता। ये सारी चीजें उस अनुच्छेद 25 में है। ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है भारत के कानून को या भारत के संविधान को रोकने के लिए आप ये कहोगे कि हमारा तो एक पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ ये पर्सनल है, ये संवैधानिक नहीं है भाई, जिसमें लिखा ही पर्सनल है, पर्सनल है, वो संवैधानिक नहीं है। तो आप अपने पर्सनल लॉ का उपयोग आप अपनी गतिविधियों में करें। और मनोज जी, और अगर मान लीजिए कानून ने उसको बनाया नेहरू जी ने, तो वो कानून उसको खत्म भी कर दे रहा है, क्या दिक्कत है। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत अलग है, अच्छी है जी। कोई भी कानून एग्जीक्यूट कब होता है? जब आपको उस कानून से तकलीफ, उस घटना से, किसी घटना से तकलीफ हो, तब कानून आता है। यदि आज आप और हम किसी बात पर विवाद कर रहे हैं, थाने नहीं जाए, तो कानून क्या कर लेगा? क्योंकि हमने दोनों तय कर लिया नहीं है। तो आपका जो पर्सनल लॉ है, कबीलाई कानून हो जाएगा कि हम आपस में निपट लें कि भाई देख लूंगा मैं तेरे को। तो मैं नहीं, ये कबीलाई वाली बात नहीं है। ये बात ये है कि यदि हम कानून के पास जाते हैं तो कानून अपना स्वरूप दिखाना चालू करता है। यदि हम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और संविधान का उल्लंघन करने की कोई शिकायत करता है, तब हमारे ऊपर एक्शन होगा। यदि हम करके चुपचाप चले गए, आपने कहा कोई बात नहीं, गलती होगी, क्षमा करें, आपस में बात होगी, क्षमा करा, बात खत्म हो गई। आपका जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ अपने यहाँ यूज करते रहिए ना। बिल्कुल। जब आप कानूनी बाध्यताओं को छेड़छाड़ करते हैं और उस छेड़छाड़ की शिकायत होती है, तब पता ये 3 तलाक हटा दिया, अनेकों महिलाएं 3 तलाक की शिकार हो रही हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं करती, तो 3 तलाक कानून लेके कौन पहुंचेगा? तभी पहुंचेगा जब वो महिला शिकायत करेगी तब। इसलिए ये सब बातें समाज को भ्रमित करने वाली होती है। कानून की जगह होते हैं, कानून के अनेक प्रकार के उपयोग हो पाते हैं, पर वो उपयोग तब होते हैं जब उसके लिए उपयोग करने का रास्ता खुलता है। एक बात। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश जो है, इसमें संविधान सभा ने यूसीसी की बात कही है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों बार अपने फाइंडिंग में निर्देश दिया है सरकारों को कि आप यूसीसी लागू करिए। पूर्ववर्ती सरकारें इसे इसलिए लागू नहीं कर पाती थी कि उनका मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स पे उनका खेल था। वर्तमान की जो सरकार है, उसकी वोट बैंक खेल है कि नहीं है, मैं इस पे कहने की बजाय मैं ये, लेकिन जिनके लिए था वो बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र से, वो भी सबक नहीं ले रहे ना। लेकिन ब्रजेश जी, जो शर्मा जी ने कहा, और एक और चीज है ना, कांग्रेस की अगर हम बात करें, उसके नेता जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वो बयान कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है या आपके पास कोई अच्छा विकल्प था, तो आप जाइए कमेटी के पास कि ये हम ये चाहते हैं कि इसमें ये संशोधन किया जाए, ये नया अमिटमेंट इसमें जोड़ दिए जाए, तो बेहतर हो सकता है। वो तो आप करने से रहे, यानी आपके पास भी कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर मनोज जी, अब उनके पास कुछ नहीं है। कुछ होता तो यूसीसी लागू तो वही कर देते, जब संविधान में ही प्रावधान है। जब वो कहते हैं कि हम ही संविधान में प्रावधान लेकर आए, तो भाई आप ही लागू कर देते। आपने इतने सालों तक राज किया, आप जिन राज्यों में हैं तो राज्यों में लागू हो रहा है ना, पूरे देश में एक साथ तो हो नहीं रहा है। तो आप अपना एक रोल मॉडल ले आते कि भैया हम देखो, हम ऐसा यूसीसी लेकर आए हैं जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, आप करके दिखा देते। आप सुझाव देने कमेटी के पास जाते नहीं हैं। आप कहते हैं कि जब वो पूरा प्रावधान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सिफारिशें आ जाएंगी, जब लागू हो जाएगा तब उसमें हम खामियां निकालेंगे। तो सिर्फ विपक्ष का काम खामियां निकालना है कि बेहतर हो। यदि कोई कानून यदि बन रहा है तो आप सदन के अंदर उसमें चर्चा कीजिए, आप उसमें संशोधन तभी कराइए ना, बाद में संशोधन क्यों कराना पड़ता? बिल्कुल। फिर आप कहते हैं कि साहब उत्तराखंड में इतनी बार संशोधन क्यों हो गया? तो भैया आप संशोधन पहले ही ले आते ना। आज कमेटी के सामने आप उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई, सुधार रहे हैं वो। कमेटी के सामने, कमेटी ने खुलेआम बोला किसी पार्टी को नहीं, किसी व्यक्ति को जा सकता है। आपका एक विधायक जा रहा है, पार्टी क्यों नहीं जा रही?
कि साहब ये प्रावधान होना चाहिए इसमें, यदि आपको लग रहा है किसी विशेष वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है तो उस वर्ग के हिमायती बनकर चले जाइए आप, कि साहब ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। राजधानी में दो मुस्लिम विधायक, उनको दो विधायक हैं, तो एक विधायक जा रहे हैं, लेकिन वो पार्टी की तरफ से नहीं जा रहे हैं, वही तो कह रहे हैं ना, व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं। वो पार्टी, वो तो खुद ही कह चुके हैं मनोज जी, सार्वजनिक मन से कह चुके हैं कि कांग्रेस को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के हक में कभी बोलती नहीं है वो, क्योंकि उसको डर सताता है कि भैया बहुसंख्यक नाराज हो जाएंगे, तो तुष्टीकरण की राजनीति तो वो कर रहे हैं, सिर्फ शोर मचा रहे हैं। लेकिन आड़ भी तो उनके पास कांग्रेस की ना, कांग्रेस से हटके चुनाव लड़ ले, पता चल जाए कितने पानी में। हाँ, तो पहले भी लड़ चुके हैं ना। लेकिन मनोज जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के द्वारा ये यूसीसी कानून लागू किया जा रहा है, क्योंकि वो एक प्रारूप तय कर रहे हैं, प्रारूप को सार्वजनिक कर रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद एक कानून बना रहे हैं। जी, कांग्रेस के 4 राज्य हो गए, आप अपना ऐसा कोई कानून बना दीजिए ना। बिल्कुल, आप अपने राज्य, जब यहाँ भाजपा शासित राज्य कानून पास कर सकता है तो तुम्हें किसने रोक रखा? तो आप केवल इसमें टांग अड़ाने की बजाय आप अपने राज्य में एक मॉडल प्रस्तुत करें। मैंने आपको हमेशा एक बात कही है, आपको याद होगा कि आप कह रहे हो कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए, तो भैया कृषि जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है, आप अपने राज्य में बना दीजिए। बिल्कुल, और फिर बता दीजिए कि एक रोल मॉडल है हमारा, कहिए तो। लेकिन आप ना यूसीसी पर करना चाहते हो, ना एमएसपी पे करना चाहते हो, आप केवल विरोध करना चाहते हो। तो ये सबसे बड़ा संकट है ना, क्योंकि विरोध के लिए विरोध भी कई बार ठीक नहीं होता ना। आप अपने कुछ करके बताइए। बिल्कुल, लेकिन वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो कोई एक किताब लहरा कर आप कह दें कि संविधान खतरे में, तो संविधान खतरे में तब नहीं होता है। संविधान खतरे में तब होता है कि जब वो संविधान कोई कानून का बनाने का हक देता है और वो कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए और आप उसको सिरे से नकार दें, आप उसके लिए धमकी दें, ये कानून को हम नहीं मानेंगे, तब संविधान खतरे में आता है। इसलिए जो लोग संविधान की रट लगा रहे हैं उनको पहले संविधान का अध्ययन करना चाहिए और ये देखना चाहिए संविधान ने क्या क्या अधिकार सरकारों को दिए हैं, क्या अधिकार जनता को दिए, और जनता को जो अधिकार दिए उसके साथ साथ उसके मौलिक कर्तव्यों में ये भी होता है कि उन अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्य क्या है। तो एक अच्छे राज्य के लिए, एक अच्छे देश के लिए है कि जो उसका जो नागरिक है उस कानून को माने, उस कानून का पालन करे। वरना उसी संविधान में उस कानून को ये भी प्रावधान किया है कि अगर जो लोग वो कानून ना माने तो उसको कानून का पालन कैसे कराया जाए। तो उम्मीद की जाना चाहिए नौबत इतनी तक नहीं पहुँचे और जो कानून बने या तो सब स्वीकार कर लें, या किसी को दावा आपत्ति है तो अभी उसमें आपत्ति दर्ज कराए या फिर कोर्ट का रास्ता अपनाए। लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर ये धमकी, चेतावनी दी जाए तो ये निश्चित तौर पर ये किसी भी सूरत में अक्षम्य माना जाना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।